नमस्कार। यहाँ आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ हम हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसकी स्ट्रक्चर, वो कहाँ लोकेटेड है, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, किस तरीके से वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या इनमें समानताएं हैं, ये सब देखेंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ हम 29 चैप्टर, हमारे चैप्टर का नाम है मानव में रासायनिक समन्वय, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। उसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। तो ब्रेन में स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जैसे कि ये हमारा पोन्स, ये ऊपर हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा पोन्स, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड। इसके ऊपर हमारा थर्ड वेंट्रिकल था, तो हम यहाँ थर्ड वेंट्रिकल बना लेते हैं। थोड़े अलग कलर से बनाएंगे ताकि आपको इनमें डिफरेंसेस पता चल सके। तो ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ हमारी थैलेमस है, ये पीछे की साइड है, और एक थैलेमस हमारी यहाँ है। पीछे की साइड हमारी पीनियल ग्लैंड है इस तरीके से, और आगे की तरफ हमारा हाइपोथैलेमस है, और ये हमारी हाइपोथैलेमस है। ये पार्ट जिसमें मैं ग्रीन कलर से लाइनिंग कर रही हूँ, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और नीचे की तरफ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आपको पता है डाइएनसेफेलॉन का पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। डाइएनसेफेलॉन हमारे फोरब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का। और डाइएनसेफेलॉन फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अग्र मस्तिष्क डाइएनसेफेलॉन जो है हमारी, मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल में। तो इसकी स्थिति देख ली, कहाँ लोकेटेड है ये। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में। हम कुछ नॉर्मल बातें देखेंगे। पहले देखिए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या काम करती है? ये कंट्रोल करती है अलग अलग ग्लैंड को, यानी कि उन पर नियंत्रण रखती है अपना, कि तुम्हें ये हार्मोन रिलीज करना है। जैसे थायराइड ग्रंथि पर, एड्रिनल ग्लैंड पर, ओवरी, टेस्टिस पर, इन सब पर अपना कंट्रोल रखती है। थायराइड पर, ओवरी पर, टेस्टिस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर, इन पर अपना कंट्रोल रखती है। इस कारण हम इसे कहेंगे मास्टर ग्लैंड। इसे हम कहेंगे मास्टर ग्लैंड। और जो हमारी हाइपोथैलेमस है, ये कंट्रोल रखती है इस पिट्यूटरी पर। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड रखती है थायराइड, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल, इन सभी ग्लैंड पर अपना कंट्रोल, कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है। लेकिन हमारा हाइपोथैलेमस इस मास्टर ग्लैंड पर ही कंट्रोल कर रहा है, तो इस कारण हम इसे मास्टर ग्लैंड कहेंगे। मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उस पर अपना कंट्रोल कर रहा है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है
उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, यानी पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है। तो इसका हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, कैसे हमें दिखाई देगी। तो देखिए, हमारी हाइपोथैलेमस, अब इससे हमारे जॉइंट होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके 2 लोब्स हैं, ये हाइपोथैलेमस, कि जिस पार्ट से, ये जो पार्ट है जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सभी नाम इंग्लिश के इसलिए बताऊंगी क्योंकि जो हार्मोन्स होंगे उनका हिंदी में नाम इतना बेटर याद नहीं रहेगा, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में आएगा, जैसे GHRH, GnRH, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण से इंग्लिश में नाम ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो आप हार्मोन्स के नाम इंग्लिश में ज़रूर याद करना। हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम, नाम सेम है, बस इंग्लिश में लिखा है, इतना डिफरेंस है। इनफंडिबुलम, अब इससे 2 लोब्स जुड़े हुए हैं। इस वाले लोब को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, और इस वाले लोब को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसके अंदर भी कुछ लोब्स होते हैं, जैसे कि एक ये है, इसका नाम है पार्स डिस्टेलिस। इस पार्स डिस्टेलिस को ही हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरिस एडिनोहाइपोफाइसिस को नहीं कहा जाता है, पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। अब यहाँ एक लोब और होगा जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, ये तो हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस में लोब हो गए हैं। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस में कौन सा लोब होगा? यहाँ ओनली एक ही लोब होगा जिसका नाम है पार्स नर्वोजा। जो हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस है, यानी जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं, इसे कंप्लीट हम एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ अगर हम इस तरीके से इनफंडिबुलम को इस तरीके से जोड़ देते हैं तो ये जो पार्ट होगा ये होगा हमारा पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस, देखिए, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट, ये 3 पार्ट हो गए हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस के। न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट हैं। एक है मीडियन इमिनेंस, दूसरा है इनफंडिबुलर स्टाल्क और तीसरा है पार्स नर्वोजा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पार्स नर्वोजा। तो हम इसमें यही देख लेते हैं, पार्स नर्वोजा इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स स्टेलिस और पार्स ट्यूबरलेसिस, ये तीनों पार्ट है हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस के। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो पार्स इंटरमीडिया है ये हमारे भ्रूणीय अवस्था में, जब हम एम्ब्रोइक स्टेट में होते हैं ना, उस टाइम इसका एक अपना अलग लोब होता है। मतलब हम बैलेंस पेज में समझते हैं किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप अच्छे से समझे। तो बैलेंस पेज पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारी हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है। अब इससे हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस निकल रहा है, उसमें हमारे 2 लोब्स थे, लेकिन जो पार्स इंटरमीडिया था वो हमारी भ्रूणीय अवस्था में एक अलग लोब बना रहा था इस तरीके से, और इसके साइड में हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो लोब है इसे हम कहेंगे पार्स इंटरमीडिया, और ये हमारे वही नाम रहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस
और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये होता है हमारी एम्ब्रियोइक स्टेट में, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं उस समय ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्थिति। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो पार्स इंटरमीडिया है ये हमारी भ्रूणीय अवस्था में एक अलग लोब होता है, लेकिन हमारे बर्थ के बाद ये इस एडिनोहाइपोफाइसिस में ही मिल जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस में मिल चुका है। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो हाइपोथैलेमस है ना ये इस एडिनोहाइपोफाइसिस को अपना सौतेला बेटा मानता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस को अपना सगा बेटा। इस कारण ये एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, उसे कहता है कि तू ये कर ये मत कर, उसे मतलब कई जो करना चाहता है उस पर रोक लगाता है और जो करना नहीं चाहता उसे करने के लिए प्रेरित करता है कि तुझे करना पड़ेगा। तो इस कारण ये हाइपोथैलेमस ना इस एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। मतलब जिस तरीके से घोड़े को चाबुक नहीं मारते कि चल रुक दौड़ भाग, इस तरीके से ये इसके साथ बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है, ये से अपना सौतेला बेटा क्यों समझता है? तो देखिए बैलेंस पेज पे चलते हैं। तो देखिए जब हम भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणीय विकास होता है तब हमारा, जैसे कि ये हमारी स्कल है यानी खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, स्कल से इंग्लिश का नाम है। अब इस स्कल में इस खोपड़ी में हमारा हाइपोथैलेमस है, जैसे कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है। सोच के चलिए। अब एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने दो लोब बताए थे, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो उसमें से जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा ये इस तरीके से इसी का पार्ट होगा। इस कारण मैं इसमें सेम कलर कर देती हूँ क्योंकि ये इसी का पार्ट है। लेकिन जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है ये हाइपोथैलेमस का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ हमारी आई है, यहाँ इधर हमारी एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम इतना ज़्यादा हमारी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेम्ब्रेन है। यहाँ से एक पाउच टूट करके यानी कि कोस्ट टूट करके जाता है और यहाँ टच हो जाता है। यहाँ हाइपोथैलेमस के साथ में जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है यहाँ आकर के टच हो जाएगा। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आकर टच हो जाएगा। इसका नाम है रथ के पाउच। ये रथ के पाउच से बनी होती है हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस। ये आपको थोड़ा कलर दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा, रेड कर देती हूँ इसे, तो ब्लैक हो गया। कोई बात नहीं, ब्लैक मान के चलिए, ब्लैक तो ज़्यादा और दिखाई दे रहा है। तो रथ के पाउच से बना होता है हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस। इतना हमने देख लिया, तो एक बात और देख लीजिए कहाँ पर स्थित होता है। इसके नीचे हमारी एक बोन होती है यहाँ पर, इस बोन का नाम होता है स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड हिंदी में भी नाम लिख देती हूँ, स्फिनोइड बोन यानी स्फिनोइड हड्डी। इस स्फिनोइड बोन में एक खांच होती है, मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है। गड्ढा कैसे? इस तरीके से गड्ढा होगा और सारी ये लेवल में होगी, लेकिन यहाँ पर ये गड्ढा होगा तो खांच होगी, जिस खांच का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है इस खांच का? सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में हमारी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्थित होती है। इस तरीके से अगर हम इसमें बनाएं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसी होगी वो?
एक पार्ट ये है इसका और दूसरा लोब ये है इसका। ये हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस और ये हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? स्फीनोइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, एक खांच होती है, यानी एक गड्ढा होता है जिसमें का नाम है सेला टर्सिका। उसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ये होता है हमारी जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, उस हमारा डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास के समय ये सब होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे वापस उसी टॉपिक पर जिस पर अभी हम थे। आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर हमारी स्फीनोइड बोन है जिसमें एक डिप्रेशन है जिसका नाम है सेला टर्सिका और इस बोन का नाम है स्फीनोइड बोन। तो जैसा कि आपको बताया अभी कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इस पर हाइपोथैलेमस बहुत जुर्म करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? यहाँ इसके कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ये नाम के ही न्यूरॉन्स है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करते, ये रिलीज करते हैं हार्मोन। इस कारण हम इसे कहेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो यहाँ ये क्या चीज़ रिलीज करने वाले हैं? पैरेट कलर से बना रही हूँ, ये हार्मोन रिलीज करेगा और ये हार्मोन यहाँ से ब्लड वेसल्स से जाएंगे, इस तरीके से ये इस ब्लड वेसल के माध्यम से जाएंगे और यहाँ हमारी जो पार्स डिस्टेलिस है, हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे। इस एंटीरियर पिट्यूटरी पर कुछ हार्मोन रिलीज करता है, कहता है कि अब आपको ये हार्मोन रिलीज करना है, सबसे इनहिबिट करना है। तो 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन तो कई रिलीज करेगा, लेकिन मेनली जो इसके टाइप्स हैं वो 2 हैं और उन्हें आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी कि एक तो है उत्तेजन हार्मोन और एक है मोचक हार्मोन, जिसे हम कह सकते हैं निरोधी हार्मोन और मोचक हार्मोन। ये हमारा निरोधी हार्मोन होगा और रिलीजिंग हार्मोन हमारा मोचक हार्मोन होगा। तो आपको क्या समझ में आया कि हमारी जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है। ये रिलीज किए जाते हैं न्यूरॉन के द्वारा। हार्मोन रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, इस कारण इन्हें हम कहेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं, तो फिर ये ब्लड से जाती है ये ब्लड वेसल हमारे पार्स डिस्टेलिस के पास। पार्स डिस्टेलिस पर ये एक्ट करती है, कहती है कि आपको रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीजिंग हार्मोन कि आपको ये काम करना है, इनहिबिटिंग हार्मोन कि आपको ये हार्मोन जो है इसकी रेट को रोकना है, इनहिबिट करना है, निरोध करना है। देखिए यहाँ हम एक बार इसका फिर से डायग्राम बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें और बतानी है आपको, तो वो उसमें हमारी पूरी लेबलिंग हो चुकी है। इस कारण मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देती हूँ। दो अलग अलग लोब्स हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस ये और एडिनोहाइपोफाइसिस ये। सॉरी HYPO। इसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और ये दूसरा जो लोब है हमारा, ये है हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस। और इसमें 2 लोब्स हैं हमारे जिनका नाम है पार्स डिस्टेलिस और
दूसरा है हमारा पार्स इंटरमीडिया, और दूसरे वाले लोब में यहाँ पर है हमारा पार्स नर्वोसा। तो ये बना चुके हैं हम, और ये हमारी हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन है, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ना कुछ ज़्यादा ही हार्मोन रिलीज करने वाली है। एंटीरियर पिट्यूटरी ये ए है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और जो हमारा ये पार्स इंटरमीडिया है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, और जो हमारा ये पार्स नर्वोसा है ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसकी आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताती हूँ। जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो दिए जाएंगे वो दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करते हैं, कमांड देते हैं। तो देखिए नीचे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कुछ बातें जहाँ रिलीजिंग वर्ड आ जाए, रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन, कि दोनों हार्मोन जहाँ आ जाएं वो समझ लेना कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि जहाँ पर भी स्टिमुलेटिंग वर्ड आए, स्टिमुलेटिंग मतलब एस आ सकता है, स्टिमुलेटिंग एस शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा आ सकता है। ट्रोपिक वर्ड आए, या फिर ट्रोपिन्स वर्ड आए, ये जितने भी वर्ड जहाँ पर आ गए वहाँ समझ लेना एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। तो ये याद रखना, स्टिमुलेटिंग, ट्रोपिक, ट्रोपिन्स जहाँ वर्ड आए एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, और जहाँ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन आए वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाएंगे। एक बात और, आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है, इससे हम हार्ट को थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जो आगे कलर देने वाले हैं ना थोड़ा डिफरेंट है। मान लीजिए ये हमारा ग्रीन कलर का हार्ट है। अब यहाँ से जो आर्टरीज निकलेंगी ना ये ऑर्गन्स में जाएंगी, अलग अलग आर्टरी, वो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में जाएगा, उनकी सेल्स को ऑक्सीजन देगा और वो CO2 रिलीज करेंगी, उन्हें यहाँ से ले जाएगा, वेना कावा में जोड़ देगा। तो इस तरीके से वापस ब्लड में पहुंच जाती है, वहाँ सर्कुलेशन होके कुछ भी होगा, ये हमने देखा। लेकिन कभी कभी हमने क्या देखा कि इस किसी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, और फिर दूसरे ऑर्गन से जाएगा वेना कावा में, वहाँ से हार्ट में। तो इसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या किससे कहेंगे, सुनिए ध्यान से। ये आपको पहले भी बताया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात आई थी तब, कि हमारा एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में चला जाता है और वहाँ से दोनों मिलकर के वेना कावा में जुड़ जाते हैं और वहाँ से हार्ट में चले जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है हमारी बॉडी में, ऐसा 2 जगह होता है। एक हमने देखा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लीवर में चला गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लीवर में चला गया था, किस वेन के माध्यम से, हिपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से। हिपेटिक क्यों आया, क्योंकि लीवर से जो भी बातें आएंगी वो हिपेटिक होंगी। स्टमक से हमारी
गैस्ट्रिक होंगी, हिपेटिक पोर्टल वेन। और दूसरी जो कंडीशन पाई जाएगी वो हमारे ब्रेन में पाई जाएगी। ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस के पास, देखिए हाइपोथैलेमस से शुद्ध रुधिर आता है, यहाँ इसकी सेल्स को दे दिया जाता है ऑक्सीजन, आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। फिर यहाँ से ये इसे में ऑक्सीजन देने के बाद यहाँ से CO2 इसमें आ जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देंगे तो दहन होगा, दहन से CO2 बनेगी। तो CO2 जो हो गया, अभी जाना चाहिए कहाँ, हमारे हार्ट में, लेकिन ये जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो, रुकिए एक मिनट, न्यूरो एक्सिक्रेटरी सेल्स जो पड़ी हैं, जो हार्मोन रिलीज करती हैं, वो इसे ब्लड में डालेंगी। अब इन्होंने ये हार्मोन ब्लड में डाल दिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है। अब ये हार्मोन ब्लड में डालने के कारण ये सीधे वेना कावा से नहीं जुड़ती हैं, ये आती हैं यहाँ पर और इन्हें ये हार्मोन पहुँचाती हैं। इनको हार्मोन बना देती हूँ कुछ, ये देखिए इन्होंने कुछ हार्मोन बना दिए मैंने। फिर ये यहाँ से होते हुए कुछ वेन्स यहाँ से निकल जाएंगी, मतलब सब अलग अलग जगह से निकल जाती हैं और आगे जाकर फिर मिल जाएंगी। तो समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, कि हमारी हाइपोथैलेमस से जो शुद्ध रुधिर आता है वो यहाँ की सेल्स को दे दिया जाता है। यहाँ की सेल्स ऑक्सीजन तो ले लेती हैं और इसमें CO2 डाल देती हैं। अब ये अशुद्ध रुधिर हो गया। अशुद्ध रुधिर कहाँ जाना चाहिए? वेना कावा से जाकर के हमारे हार्ट में मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये यहाँ पे पोर्टल सिस्टम आ गया है। पोर्टल सिस्टम क्या करेगा? यहाँ पर ये इस अशुद्ध रुधिर को पहले हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ले जाता है। वहाँ पर ये हार्मोन्स जो रिलीज किए गए हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा, ये हार्मोन्स उस तक पहुँचाता है और फिर वापस चला जाता है। तो एक पोर्टल सिस्टम हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में बन गया है और दूसरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर में बन गया। समझ में आया होगा क्या कहा है मैंने? बहुत सिंपली वर्ड्स में कहा है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, उसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहा है? पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर वही पोर्टल सिस्टम हुआ है। अब हाइपोथैलेमस से यहाँ जो हार्मोन्स आए, उन्होंने कह दिया आपको ये हार्मोन रिलीज करना है, इस पर कमांड दी जा रही है कि तुझे ये करना है। घोड़े पर चाबुक नहीं मारते कि दौड़ भाई रुक जा, घोड़े पर चाबुक मारी जाती है तो वो रुक जाता है। तो ऐसा बुरा बिहेव किया जा रहा है इस एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ। जैसा कि आपको पता है, कुछ बच्चे इतने बेचारे इतने गरीब होते हैं, इतनी मुसीबतों से, डिफिकल्टीज उनके सामने इतनी आती है, इस कारण वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आगे जाकर वो बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये बेचारा कितनी, इसके ऊपर कितना प्रेशर डाला जाता है कि तुझे ये करना है, नहीं करना, तो इसका नाम लिया जाता है कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो इतना लापरवाह है, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे अमीर घर के बच्चे नहीं होते, उन्हें मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं रहता, वो अपनी मर्जी से घूमते हैं, वो कोई काम भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये काफ़ी लापरवाह है। तो इस कारण से यहाँ पर ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। यहाँ जो न्यूरॉन्स होंगे, इनकी सेल बॉडीज होगी हमारी हाइपोथैलेमस में और इनके एक्सॉन्स जाएंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब हमारा पार्स नर्वोजा है, उसमें जाकर ओपन होंगी और इसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं। यहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं, इस कारण पार्स नर्वोजा को स्टोरेज ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके एक्सॉन्स में क्या स्टोर हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स जो जरूरत पड़ती है तो उन्हें निकाल दिया जाता है और ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। तो ये हमने देखा है आज के लेक्चर में
कि कौन सा हमने ये नहीं देखा कि कौन से हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बन चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।